हेलो क्लास 10th एनआईओ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को ब्रिटिश शासन 1557 का 1757 से लेकर 1857 के बीच का कार्यकाल शुरू कर दिया था, और जिसमें मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी बता दी थी जहां पे मैंने बताया था किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। ठीक है, सो अब हम बात करने जा रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने आधिपत्य साबित करने के लिए किन किन राज्यों से साम्राज्यों से लड़ाई की, उन पर बात करेंगे। और इस कड़ी में सबसे पहले आता है आंग्ल मैसूर युद्ध। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी बच्चा है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चाहता है, ठीक है, और उसके साथ वो पढ़ना चाहता है, तो वो लोग हमें इस नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूछना हो, जो सवाल वगैरह होता है, इस नंबर पर पूछ सकते हैं आप। ठीक है, और हमारा पेड कोर्स भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जो भी आपको पेड कोर्सेज वगैरह चाहिए उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे सामने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान की बात करते हैं। देखिए मैसूर जो है ना, वो भारत के दक्षिणतम हिस्से में से एक है, जहाँ पे केरल वगैरह के पास में ये। ठीक है, और मैसूर को सबसे पहले से ही अंग्रेज़ों के नज़रों में आ चुका था कि मैसूर को अपने अंडर में लाना ही है। तो मैसूर की लड़ाई बहुत लोगों ने लड़ी, मगर हैदर अली ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, और हैदर अली ने जब ये स्टार्ट किया था ना मैसूर का युद्ध, तो इसमें ना जाने कितने ही अंग्रेज़ों को मारा गया, काटा गया। और अंग्रेज़ों को पता था जब तक हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान रहेगा तब तक हम मैसूर पर कब्जा नहीं कर सकते। मगर वो मैसूर को अपना अंडर में लाना चाहते थे। उसके पीछे का कारण एक ही था बस, कि वहाँ पे मसाले बहुत ज़्यादा थे। मसालों के अलावा वहाँ पे नेचर से जो भी चीज़ें मिलती ना, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। तो ये चीज़ें उनको अंदर ही अंदर लालच के लिए अपनी तरफ कर रहे थे कि क्यों नहीं हम मैसूर को अपने अंडर में कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान के सक्षम नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, मगर फिर हम जब देखते हैं कि 1799 में वीरतापूर्व हार हुई, ठीक है, टीपू सुल्तान की, और इस युद्ध के बाद ही अंग्रेज़ों ने अपने आप को वहाँ पे स्थापित कर लिया। ठीक है, कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम, इन बड़े बड़े बंदरगाहों को अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में कर लिया था। ये है टीपू सुल्तान की फ़ोटो, आप देख सकते हैं। देखिए ये है टीपू सुल्तान की फ़ोटो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि मैसूर का जो भी मैंने बताया, मैसूर का युद्ध ये था, और मैसूर को किस तरीके से अपने अंडर में किया, राजा को कैसे हराया, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है, तो किनको कहा जाता है, इन्हीं को, टीपू सुल्तान को कहा जाता है शेर ए मैसूर। ठीक है, द लायन ऑफ मैसूर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं एंग्लो मराठा युद्ध। देखिए एंग्लो मराठा युद्ध की जब मैं बात करता हूँ ना, तो इसके अंदर होता है कि मराठाओं के साथ क्या था। देखिए 1761 तक तीसरा पानीपत का वॉर जब हुआ है अब्दाली के बीच में, अब्दाली और मराठाओं के बीच में जब हुआ, तो ये अगली लास्ट यही चीज़ थी। ठीक है, मगर इसी बीच में हम जो देखते हैं कि मराठा वॉर के समय में ही अंग्रेज़ों ने, ठीक है, मराठा वॉर के समय में ही अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया कि अंग्रेज़ों ने मराठाओं को इतना कमज़ोर कर दिया ना कि अब उनके पास शक्ति नहीं बची थी किसी और से भिड़ने की। क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया था, और मराठाओं को हराने के बाद ना पूरी की पूरी जो सत्ता थी ना, वो सारी की सारी अंग्रेज़ों के अंडर में जाने लगी धीरे धीरे। फिर इन्होंने इनके साथ सहायक संधि की, और सहायक संधि में अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से आधिपत्य कर लिया। और फिर भी जब ये नहीं माने, तो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, जो कि 1817 से 1819 के बीच में हुआ, यानी कि 1817 से 1819 के बीच में हुआ। और ये अंतिम युद्ध था जहाँ पे अंग्रेज़ों ने पेशवा को हराकर गद्दी अपने हाथ में ले ली और सारे प्रदेशों पर अपना कब्जा कर लिया, और पेंशन भी पेशवा की बंद कर दी, और उसे उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया। देखिए वही कानपुर है, वही नाना साहब है, जो हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, 1857 के रेवोल्यूशन में आपको यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला आता है आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, तो आंग्ल सिख युद्ध के बारे में हम जानते हैं क्या है। आंग्ल सिख युद्ध के अंदर हम देखते हैं कि इसमें महाराजा रणजीत सिंह थे। ठीक है, 1792 ए में, 18 में, इसमें महाराजा जो रणजीत सिंह थे ना, उनके हाथ में पूरा का पूरा पंजाब था, और पंजाब की सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत थी। इसलिए ब्रिटिश सत्ता हमेशा खतरे में रहती थी। ठीक है, हमेशा डरी हुई रहती थी, क्योंकि जो रणजीत सिंह थे ना, इनसे अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा डरते थे। ठीक है, मगर रणजीत सिंह की मृत्यु होती है 1839 में, और इनकी मृत्यु के बाद पंजाब के अंदर अराजकता फैल जाती है, और बहुत सारे लोग क्या होने लगते हैं, लड़ाई करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ उतर रहते हैं, और अंग्रेज़ों को इसी चीज़ का फ़ायदा मिलता है। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किया 1845, जिसके अंदर सिखों की हार हुई। और द्वितीय सिख आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ 1849 में, उसके अंदर अंग्रेज़ों ने सिखों को
गुजरात की लड़ाई में हरा दिया। सिखों के प्रमुख ने जो हेड थे वहाँ पे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और पंजाब पर डलहौजी का कब्जा कर लिया। ठीक है, तो पंजाब पर डलहौजी का कब्जा होने के बाद महाराजा रणजीत सिंह के जो बेटे थे ना दलीप सिंह, उनको पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया। और ये वही दलीप सिंह है जिनके पास आखिरी बार कोहिनूर हीरा था। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा भी इसी तरह हमारे देश से बाहर चला गया, जैसे कि दलीप सिंह जो रणजीत सिंह के बेटे थे ना, उनके हाथ चला गया था। ठीक है, तो आखिरी राजा जो हमारे महाराजा रणजीत सिंह थे, उनके पास कोहिनूर हीरा था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला है अन्य विजय अधिग्रहण और अनुबंधों की प्रणाली। इसके अंदर बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे मराठाओं की पानीपत की तीसरी लड़ाई खत्म हुई, अंग्रेजों ने मराठाओं को अपने अंडर में ले लिया। ऊपर में बहुत सारी नीतियाँ अपनाई, ठीक है, जैसे कि विलय की नीति, सहायक संधि। तो अंग्रेजों ने बहुत सारी नीतियाँ अपनाई, जैसे विलय की नीति, सहायक संधि। ठीक है, इसके तहत उन्होंने स्वतंत्र राज्यों को अपने अंडर में लिया। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ थी उनके बारे में, जो शासन में सिंहासन में बैठना चाह रहे थे, और सिंहासन पे भी कैसे बैठ रहे हैं कि सिंहासन पे अपने दत्तक पुत्र को बैठा दिया, अपने किसी रिश्तेदार को बैठा दिया। तो अंग्रेज़ों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि इस परेशानियों को दूर करने के लिए एक ही ऑप्शन है, और ये है कि जिसका भी खुद का बेटा नहीं है, खुद का खून नहीं है, वो अब सत्ता पर किसी को भी नहीं बैठाएगा, और वो पूरी की पूरी सत्ता किसके पास चली जाएगी? वो पूरी सत्ता अंग्रेज़ों के पास चली जाएगी। और इसी कारणवश हम देखते हैं कि जो झांसी की रानी थी वो 1857 के रेवोल्यूशन में लड़ाई करती हैं। ठीक है, और यही कारण था। ठीक है, इसके तहत बहुत सारे लोग हैं ना, और जिनको संपत्ति में पेंशन देना था अंग्रेज़ों को, वो भी पेंशन नहीं दी गई। ठीक है, जैसे डलहौजी ने सतारा के अंदर मराठा राज्य था, देखो सतारा जो था ना वो मराठा राज्य था, तो उसे 1848 में अपने अंडर में करते हैं। सबलपुर में 1850 में सबलपुर को अपने अंडर में करते हैं। उदयपुर 1852, ठीक है, नागपुर 1853, झांसी 1854, अवध 1856। इन बड़े बड़े राज्यों पर इन्होंने अपना कब्जा किया, और सहायक संधि में जो भारतीय राज्य अंग्रेज़ों के अधीन पे थे ना, उन सबको अपने अंडर में किया, उनकी सेनाओं को निलंबित कर दिया, और न जाने कितना उन पे अत्याचार किया, जिसके कारण हम देखते हैं आगे जाके 1857 का रेवोल्यूशन होता है। क्योंकि इसमें देखने को मिलता है कि ये सारे राजनीति और आर्थिक रूप से जैसे पीछे हुए, तो इन्होंने क्या कर दिया, विदेशी राज्यों के साथ गठजोड़ बना लिया। ठीक है, और गठजोड़ बनाने के बाद ये अंग्रेज़ों के डायरेक्ट सामने प्रतिद्वंदी बन के आ गए। ठीक, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अधिग्रहण की नीति जो थी ना, वो केवल भारतीय शासकों के लिए नहीं थी, वो सबके लिए थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल पुरोहित वर्ग के लिए भी थी, शासकों के लिए भी थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल पुरोहित वर्ग के लिए भी थी, शासकों के लिए भी थी, मुखिया के लिए भी थी, अमीरों के लिए, जमींदारों के लिए, सबके लिए थी वो अंग्रेज़ों की नीति। ठीक है, ऐसा अमीर गरीब का कोई नाता नहीं था उसमें सबको बराबर लिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं 19वीं शताब्दी के मध्य तक कोई भी भारतीय शक्ति अंग्रेज़ों का विरोध नहीं कर पा रही थी, या उन्हें चुनौती नहीं दे पा रही थी। जैसे असम है, अराकान है, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये नेपाल है, वर्मा है, इनके कुछ भागों में तो 1818 से 26 तक पहले ही कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने 1843 में सिंध पर कब्जा किया, जो कि आखिरी कब्जा था, बहुत बड़ा कब्जा था ये। ठीक है, और इसी में हम देखते हैं कि ये जो देखिए ये झांसी की रानी, इन झांसी की रानी ने पूरी तरह से क्या कर दिया, उन्होंने इस युद्ध को पूरा झांसी के अंदर ऑपरेट किया, और ये बहुत बड़ा कहलाता है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से 1857 का रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे भारत में ब्रिटिश इस रूप में आए थे, तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट में किस रूप में आए थे। चलो आपके लिए कमेंट में यही क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बताएंगे कि भारत में ब्रिटिश जो लोग थे वो इनमें से क्या बन के आए थे? विजेता बन के आए थे, यात्री बन के आए थे, आक्रमणकारी बन के आए थे, या व्यापारी बन के आए थे? ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट में ये सब कुछ बताने वाले। ठीक है, अगला देखते हैं मीर जाफ़र क्या है। तो मीर जाफ़र कौन थे? मीर जाफ़र हमारे बंगाल के नवाब थे। ब्रिटिश भारत क्यों आए थे? कम से कम 2 कारण देने, ये मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में पूछा भी था, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो उनको ट्रेड करना था यहाँ पे, और दूसरा उनको मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ठीक है, मसालों की भी ज़रूरत थी, और दूसरा ट्रेड करना था, यानी व्यापार करना था। अंग्रेज़ों ने देसी राज्यों को अधिग्रहण के लिए कौन कौन से 2 मुख्य, तो आप लिख सकते हैं विलय कराया, एक सहायक संधि, और दूसरा विलय की नीति। ठीक है, विलय की नीति और दूसरा सहायक संधि। ठीक है, तो पहला क्या है? विलय की नीति, दूसरा सहायक संधि। ठीक है, ये 2। तो इस तरह से हम आंसर साथ साथ लेकर चलेंगे, क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे हम अगले लेक्चर में आर्थिक प्रभाव, और आर्थिक प्रभाव में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। जिसको जो भी डाउट, प्रॉब्लम या कोई भी सवाल होता है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी सब्जेक्ट कराना है वो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। मगर फिर से कह रहा हूँ,
अगर कोई बच्चा सिर्फ अकेला एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो फिर मुश्किल होता है, क्योंकि एक बच्चे के लिए मैं अकेले यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं करा सकता। हाँ, उस बच्चे को मैं तो कोशिश करूँगा कि या तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन पेड कोर्स करके आप ले सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे के लिए तो कोई भी नहीं पढ़ाता, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे के लिए फिर बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है और फिर व्यूज़ नहीं आते, तो फिर क्या करते हैं, यूट्यूब सजेशन नहीं देते, ठीक है। तो यूट्यूब वाले कोशिश करते हैं, हमको वही रिकमेंड करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देखता है। इसीलिए आप लोगों को दिक्कत है, एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, वो मैसेज करके पूछ सकता है, मैं उसको वहाँ पे बता सकता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो ज़्यादातर कोशिश करना कि ज़्यादातर वही कमेंट करे जो पढ़ना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हो वही कमेंट करना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।